में आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा और जो आपके प्रश्न नहीं बन रहे हो उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा उस ताकि वापस आप उनका रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? विजय हजारे, निजाम उल मुल्क, रणजीत सिंह या देवधर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रणजीत सिंह भारतीय क्रिकेट के जनक हैं। जो रणजीत सिंह थे वो 1907 से लेके 1933 तक जो नवानगर एक रियासत थी। क्या थी? नवानगर एक रियासत थी, वहां के शासक थे। और ये आजादी से पहले ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के नाम पर एक रणजी ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? रणजी जो ट्रॉफी है इन्हीं के नाम पर रखी गई है और इनको भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? यकृत करती है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है, अग्नाशय करती है या थायराइड ग्रंथि करती है? तो दोस्तों जो इंसुलिन का स्रावित यानी इंसुलिन कौन स्रावित करती है? वो करती है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन एक और करती है, उसका नाम है ग्लाइकोगोन। क्या है? ग्लाइकोगोन भी स्रावित करती है। और दोस्तों ये दोनों ही, एक तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन, ये दोनों ही जो रक्त की शर्करा होती है उसको कंट्रोल करते हैं, रक्त शर्करा को कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? चेम्सफोर्ड को, मिंटो को, मार्ले को या मॉन्टेग्यू को? तो दोस्तों जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है वो मिंटो को कहा जाता है। और ये कब लेके आया था? 1909 में। जो मार्लो मिंटो अधिनियम था वो 1909 में आया था, जिसने सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत की थी। इसमें क्या था? इसमें धार्मिक यानी धर्म के आधार पर चुनाव कराने जा शुरू करवाए थे इन्होंने, मिंटो ने। तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1950 को या 24 जनवरी 1950 को? तो जो भारत का राष्ट्रीय गान था वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान जो था इसका, ये किसके द्वारा निर्मित है? इसको किसने बनाया था? ये बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस भाषा में ये बनाया गया था? लिखा गया था बंगाली भाषा में। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। लेकिन जो राष्ट्रीय गान है हमने इसका हिंदी संस्करण अपनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, और जो पहली बार ये गाया गया था ये 1911 में, पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था सबसे पहले राष्ट्रीय गान को गाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को गोदी, गोदी यानी डॉकयार्ड, हड़प्पा स्थल में गोदी थी? कौन था? धोलावीरा था, लोथल, कालीबंगा या बनवाली, बनावली बोलते हैं इसको। तो कौन था? तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल में क्या था? गोदी, गोदी यानी डॉकयार्ड था लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लोथल कहाँ था? ये था गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में स्थित था। और ये लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। अगला प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर के.एम. मुंशी? तो दोस्तों जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मसौदा समिति कब स्थापित की गई थी? ये 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी मसौदा समिति। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो दोस्तों जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक समिति थी मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और ये समिति स्थापित की गई थी 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से कैसा होता है? जितना ही अधिक, लंबवत या छोटा?
तो दोस्तों जो स्लाइडिंग घर्षण होता है यानी कि जो लुढ़कता हुआ आता है और जो एक स्थैतिक होता है जहां पर एक चीज रखी हुई होती है, तो उसमें से कौन सा घर्षण अधिक होता है, यानी क्या होता है? तो जो स्लाइडिंग घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा छोटा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक जैसे मेम्ब्रेन, बाउल सेल, ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? कौन सी सेल होती हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो झिल्ली से बंधे हुए अंग नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? जो योगाभ्यास होता है उसमें मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मत्स्यासन, सिंहासन, पद्मासन या धनुरासन? तो इसका सही आंसर है, उसको कहते हैं मत्स्यासन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल रवि फसल है? बाजरा, ज्वार, चावल या मक्का? तो दोस्तों रवि की फसल, तो यहाँ पर ये बाजरा, चावल, मक्का और ज्वार ये सभी खरीफ की फसल है, लेकिन एक ज्वार है जिसको हम रबी की फसल भी कह सकते हैं, जो रबी के समय अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जो रबी की फसलें होती हैं, और मार्च अप्रैल के महीने में इनको काट लिया जाता है। तो जो ज्वार होती है वो रबी की फसल में भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें शामिल हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? भारत को, थाईलैंड, श्रीलंका को, थाईलैंड को या इंडोनेशिया को? तो इसका सही आंसर है, सफेद हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है, और यह थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी है हाथी। प्रश्न नंबर 12 है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में या असम में? तो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य जो स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। और दोस्तों 1983 में 1983 में जो बुक्सा बाघ अभ्यारण्य है, बुक्सा अभ्यारण्य था, उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसको टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया था, और 1992 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? कौन करता है? नीति आयोग, CSO, NSSO या वित्त आयोग? तो इसका सही आंसर होगा, नीति आयोग जो है भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। और ये अकेला नहीं करता है, नीति आयोग जो होता है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मंत्रालय होता है, उसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये गरीबी रेखा की गणना करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? RC दत्त को, MG रानाडे को, दादा भाई नौरोजी को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो दोस्तों जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत से धन लूट कर ले जा रहे हैं। और 1892 ईस्वी में जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे उसमें सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे ये? हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक खेल 2018 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे दक्षिण कोरिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, केरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन या कनाडा? तो जो केरारा स्टेडियम है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत में विभागीय प्रणाली प्रथम किसने प्रारंभ की थी? विलियम बेंटिंक ने, कैनिंग ने, मेयो ने या वेलेजली ने? तो भारत में जो विभागीय प्रणाली थी ये शुरू की गई थी कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। ये कब की गई थी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये शुरू की गई थी विभागीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक
परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? नील्स बोर को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जे थॉमसन को या जेम्स चैडविक को? तो परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक कहे जाते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक आवेशित आवेशित स्थान होता है जो कि एक खाली स्थान से घिरा हुआ होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसको रदरफोर्ड मॉडल कहा गया था। इसको क्या कहा गया था? इसको बोला गया था रदरफोर्ड मॉडल कहा गया था, जो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है दोस्तों, और रदरफोर्ड ने एक तत्व की खोज की है, वो है प्रोटॉन। इन्होंने एक तत्व की भी खोज की थी जिसका नाम है प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। कितनी है? 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? किसने किया था? आर्यभट्ट ने, ज्ञानदेव ने, बारहमिहिर ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो दोस्तों खेल जो सांप सीढ़ी खेल था उसका सृजन माना जाता है संत ज्ञानदेव ने किया था, 13वीं शताब्दी के आसपास किया था। और इसमें जो जिस समय इसका सृजन किया गया था यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय इसका नाम था मोक्ष पटन। क्या नाम था इसका? मोक्ष पटन इसको बोला जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, पारतर्रे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? यह किस में प्रयोग किया जाता है? तीरंदाजी में, कुश्ती में, शतरंज में या घुड़सवारी में? तो जो पारतर्रे है ये है कुश्ती में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? क्योटो, ब्यूनस आयर्स, मोंटेविडियो या कैराकस? तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है? तो पूर्ण रूप क्या है इसका? फुल फॉर्म इसकी क्या है? एडवांस खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, एम्प्योट्यूर कराटे टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया कुंग फू फेडरेशन या फिर एम्प्योट्यूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है एम्योटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1973 में की गई थी। दोस्तों कब की गई थी? 1973 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1909 में, चार्टर अधिनियम 1853 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में या चार्टर अधिनियम 1833 में? तो जो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किया गया था ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के समय 1854 में एक मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले समिति बनाई गई थी जो भारतीय सिविल सेवा समिति के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, संघनन, वाष्पीकरण या पृथक्करण? तो इसका सही आंसर है आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में द्रव्यमान में उपस्थित जो जल वाष्प होता है उसकी मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है, अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है कि यह किस चीज को दर्शाता है? सोपानी प्रभाव को, स्थानापन्न प्रभाव को, आय प्रभाव को या मूल्य प्रभाव को? तो इसका सही आंसर है यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव को। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में? तो जिसमें मनुष्य नहीं रहते हैं वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह सबसे ठंडा और सबसे शुष्क है इसलिए इसमें मनुष्य नहीं निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? कौन से थे? ताम्र सिक्के, पंचमार्क सिक्के, शीशे के सिक्के या स्वर्ण सिक्के? तो जो भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं वो हैं पंचमार्क सिक्के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये पंचमार्क सिक्के जो थे वो 6 से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में चलाए जाते थे और ये चांदी से निर्मित होते थे। किससे? ये चांदी से निर्मित होते थे पंचमार्क सिक्के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, गुड गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया? तो जो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम आया था उसके बाद वायसराय को दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, या ब्रिटिश क्राउन को? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश क्राउन को संपूर्ण अधिकार दे दिया गया था। जब 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद जो भारतीय प्रशासन का संपूर्ण अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के राजा या रानी के पास चला गया था। और उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल, उसको वायसराय कर दिया गया। उसके नाम को क्या कर दिया गया? उसके नाम को वायसराय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किसमें किया गया है? सदन की प्रक्रिया के नियम में, संविधान में, संसदीय विभाग में, या संसदीय प्रथा में? तो जो व्हिप का प्रयोग किया जाता है वो संसदीय प्रथा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 31, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कब चुने गए थे? कौन से अधिवेशन में? गया अधिवेशन, काकीनाडा में, मदुरई, या बेलगांव अधिवेशन? तो इसका सही आंसर है बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। ये बेलगांव कहाँ था? ये कर्नाटक में स्थित था। उस समय महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र की है, एक ही बार की है, वो भी बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? लिटिल अंडमान द्वीप, सागर द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, या वेरन द्वीप? तो कौन सा ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर जो वेरन द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कैसा ज्वालामुखी है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, सरकार वे कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? जो आय पर निर्भर नहीं है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? आयकर बोलेंगे, एक मुश्त कर बोलेंगे, कॉर्पोरेट कर बोलेंगे, या बिक्री कर बोलेंगे? तो इसका सही आंसर होगा एक मुश्त कर कहेंगे। वे कर जो आय पर नहीं लगते उनको बोलेंगे एक मुश्त कर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा? यानी जिस गति के समय रहने वाली, गति के कारण रहने वाली जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 में चला था, इसमें एक प्रतिनिधि रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, वो थे महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या के.एम. मुंशी ने? तो जो भारतीय संविधान सभा की एक केंद्रीय शक्ति समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों जो संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय कुछ समितियां बनी थी, उन्हीं में से एक समिति थी केंद्रीय शक्ति समिति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? फॉर्मेल्डिहाइड में, थियोसिटोन में, एस्टर में, या मेथनॉल में? तो इसका सही आंसर है एस्टर में फल की सुगंध आती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 38, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दीवान चमन लाल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस। इसको बोल सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में, और 1920 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ही इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला प्रश्न है 39,
महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांति द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एमजी रानाडे के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़गे के द्वारा या बीडी सावरकर के द्वारा? तो इसका सही आंसर है वासुदेव बलवंत फड़गे के द्वारा। वासुदेव बलवंत फड़गे के द्वारा जो रामोसी किसान समूह का नेतृत्व किया गया था, ये कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। और इन्होंने जो कोली समुदाय, कोली प्लस भील और धनगर, और कौन थे? धनगर, इन समुदायों के साथ मिलकर इन्होंने एक रामोसी किसान समूह का नेतृत्व किया था। और कब किया था? ये किया था 1875 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? वरुण का, पृथ्वी का, बृहस्पति का, शनि का? तो इसका सही आंसर है शनि का सबसे कम घनत्व है। और ये एक गैसीय ग्रह है और इसका जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है और इसका घनत्व इतना कम है, अगर इसको हम पानी में रख देंगे तो यह पानी में तैरने लगेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय यानी भारत के जो संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में, 1947 में, 1950 या 1935? तो इसका सही आंसर है जो भारत का संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना 1937 में की गई थी और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी और ये 1950 तक कार्यरत रहा था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं हो गई थी, तब तक ये कार्यरत रहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1946 में, 1939 में, 1942 में या 1940 में? तो जो अगस्त प्रस्ताव था वो 1940 में पारित हुआ था और इस समय इसके जो वायसराय थे वो थे लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो थे इसके वायसराय। ठीक है, इस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। और इसमें जो ये अगस्त प्रस्ताव आया था ये इसलिए आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया जाए, इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ी समुद्र तट है? यानी सबसे बड़ी समुद्र तट किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएसए का है या मैक्सिको का है? तो सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वो कनाडा का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? क्या उत्पन्न करते हैं जो आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए? प्रतिजैविक, सादृश्य, लाल रक्त कोशिकाएं या प्रतिजन? तो इसका सही आंसर है जो प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? किसके लिए? सती प्रथा के लिए। एमजी रानाडे, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या पंडित रमाबाई? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए थे और ये कब किया था इन्होंने? 1829 में। इन्हीं के कारण सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। और भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, स्तूप क्या है? प्रश्न नंबर जो 46 है, स्तूप क्या है? सभाधान टीला, आवासीय क्षेत्र, खुला सभागृह या प्रार्थना सभागृह? तो जो स्तूप है, सबसे पहले तो स्तूप एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? स्तूप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर यानी टीला। तो इसका सही आंसर होगा सभाधान टीला, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? नॉर्वे, क्यूबा, पाकिस्तान या भारत? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? यानी किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी जो कि लगभग 20 करोड़ के आसपास थी
और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम, जिसकी जनसंख्या मात्र 60 लाख थी। कितनी थी? 60 लाख। अगला प्रश्न है 49, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? निवेश है घटक, बचत है, ब्याज दर है, मुद्रा प्लस जमा राशियां हैं। तो इसका सही आंसर है मुद्रा और जमा राशियों के योग को M1 के घटक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? किसकी घोषणा की गई थी फसल के समर्थन में? अधिकतम समर्थन मूल्य, अधिकतम खरीद मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीद मूल्य? तो इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी MSP। और MSP हमेशा जो उत्पादन लागत होती है, उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी पर इसकी गणना की जाती है। तो हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।